अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम सर। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ज़बरदस्त। मैं शेयर करता हूँ आज का लेक्चर, आपको मिल गया होगा। मैं ज़रा इसको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन को, ताकि हम इसको थोड़ा प्रोसीड कर सकें। कोई आपने कोई बात पूछनी हो, कोई एग्जाम से रिलेटेड, या आपके जहन में कोई बात? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना था पिछले लेक्चर में से कि ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव में डिफरेंस क्या है। दैट्स द पॉइंट। गुड क्वेश्चन। आपने खुद से फिर कुछ सर्च आउट किया? सर ज्यादा समझ नहीं आई, मतलब कंफ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा उसमें। किया था कल। अच्छा, चलिए थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना। पहले मुझे आप ये बताएं कि अगर मैं किसी भी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करूं तो उसका क्या मतलब होगा? ये पता है आपको? यस सर। क्या मतलब है उसका? सर उसमें मतलब बाकी हम लोग जो वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट ले लेंगे और सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम उसको फाइंड कर लेंगे वो तो डेरिवेटिव। ठीक होगी। यानी इसका जिस तरह आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, ग्रेडियंट और फ्रैक्शनल डेरिवेटिव में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंस क्या है। एक मिनट, कॉल आ रही है, मैं आपको
जी अस्सलाम वालेकुम, सॉरी वो कॉल आ गई थी। अच्छा तो किरण हमीद, आप आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था। आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके, मैंने आपसे पूछा था कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं तो एक्चुअली आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे, यानी ग्राफिकली वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चले बताओ। नहीं आइडिया आपको? और किसी को कोई आइडिया है? Sir, partial derivative with respect to x means change along x-axis. एक्स मींस Change along x-axis. जब हम चेंज partial अलोंग, derivative जी जी जब हम बिल्कुल सही partial कह रहे derivative with respect to x लेंगे यानी हम change find कर रहे हैं along x-axis. हैं, चेंज फाइंड और कर जब रहे हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस, with respect to y लेंगे तो change along y-axis. वाई एक्सिस। वाई और एक्सिस का gradient मतलब, अलोंग वाई एक्सिस का मतलब ये होता है कि अब जरूरी तो नहीं है कि आप एक्सिस के ऊपर बैठे, अगर तो पॉइंट आपका जीरो है, आप पार्शियल डेरिवेटिव है पॉइंट जीरो जीरो पे फाइंड करते हैं तो वो तो एक्सिस के ऊपर आ जाता है। लेकिन अगर कोई पॉइंट आपके पास है वन वन वन, सपोज वन, जिसमें एक्स भी वन, वाई भी वन, जेड भी वन है, तो अगर उस पॉइंट पे आप फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड कर रहे हैं तो इट्स मीन कि यू आर फाइंडिंग हॉरिजॉन्टल चेंज अलाउ, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं। ओके, यानी लॉन्ग एक्स एक्सिस इन शॉर्ट उसे कहा जाता है। और अगर इफ यू आर फाइंडिंग द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, इट्स मीन यू आर फाइंडिंग द वर्टिकल चेंज ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट। यहां तक बात क्लियर होगी किरण? यस सर होगी। नेक्स्ट है कि अगर आपके पास, अब नेक्स्ट आते हैं हम कि ग्रेडियंट डेल एफ। डेल एफ में क्या है? अगर डेल एफ का फार्मूला देखें तो डेल एफ का फार्मूला होता है पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स। अगर मैं टू डायमेंशन की बात करूं तो इसका मतलब है पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई जे। यही फार्मूला होता है ना? अगर थ्री डायमेंशन की बात करें तो पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आई, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स जे और पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स के। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अभी सेंड कर रहा हूँ आपको ना एक वो अकाउंट नंबर, तो आप वो लिख के दे दें। जी जी वो डिपॉजिट करा देगा, मैं अभी सेंड करता हूँ। जी, जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, आपके पास अब ग्रेडियंट में आपके पास तीनों डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो गए हैं। बात समझ गए ना? यानी इसका मतलब है कि एट अ टाइम आप किसी पॉइंट पे ग्रेडियंट फाइंड करते हैं तो इट्स मीन यू आर फाइंडिंग चेंज अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक होगी बात? यस सर। अब आप आ जाते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है कि आपके पास आप किसी भी फंक्शन का किसी वेक्टर की डायरेक्शन में चेंज फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे जो ग्रेडियंट में आप तो चेंज या हॉरिजॉन्टल चेंज फाइंड कर रहे हैं या वर्टिकल चेंज फाइंड कर, यही दो चीजें डिस्कस कर रहे हैं ना, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, ये इन्वॉल्व हो जाते हैं ग्रेडियंट में, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। लेकिन अगर आपके पास, यानी मैं इसको, अगर एक मिनट स्क्रीन आपको शो हो रही है तो मैं इस चीज को ना फर्दर, दूसरा एक, सारे जैसे स्टूडेंट्स ऑनलाइन है तो मैं आपको एक और बात शेयर कर दूं कि कुछ स्टूडेंट जो कैलकुलस 1 में फेल थे, ठीक है, वो स्टूडेंट्स अगर कोर्स रिपीट कर रहे हैं कैलकुलस 1 का, तो उसके लिए उनको ज़रूरी है कि फ़ीस सबमिट होनी चाहिए और वो एडमन को उन्होंने बताया हो, फीस सबमिट करा के चालान यानी सबमिट कराया हो कि हमने फ़ीस सबमिट करा दी है तो आप हमारा कोर्स एनरोल कर दें। क्योंकि वो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं मेरी कैलकुलस 1 की क्लास में जिन्होंने एनरोल नहीं कराया हुआ अपने आप को यूएमएस में ना, तो वो जस्ट वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो ऐसे आप बेशक ऑनलाइन क्लासेस अगर लेते रहें जो कैलकुलस 1 में और आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो आपका रिजल्ट एट द एंड इशू नहीं होगा। तो ये आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सी आर और जी आर, इधर सुन रहे हैं आप?
जी सर। ठीक है ना वरैरा, ये चीज आप बेशक सर अपने जो है ना क्लास में अनाउंस कर दो कि वो तमाम ठीक। स्टूडेंट्स जो रिपीट कर रहे हैं कैलकुलस 1, उनके लिए ज़रूरी है कि उनका यूएमएस के अंदर रजिस्टर्ड होना, और उसके लिए उनकी फ़ीस पे होना ज़रूरी है, और फीस का चलान वो एडमिन ऑफिस में सबमिट कराएं, और समझ लें कि कल लास्ट डेट है, कल जी तक सर। करा दें। और वो भी अगर जिन्होंने पहले नहीं करवाई वो कल तक सिर्फ कंडीशनली करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सेस जो होती है यूएमएस के अंदर रजिस्टर करने के लिए स्टूडेंट्स को, वो ख़त्म हो चुकी है। तो वो कंडीशनली है, क्योंकि इन्होंने पहले नहीं करवाई। अब वो अगर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम इसको एनरोल्ड करें, तो उसके लिए फिर हमें हेड ऑफिस से पहले परमिशन मिलेगी, तो देन वो उनको यूएमएस में एनरोल्ड होगा। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स जो गूगल क्लास में क्लासेस ले रहे हैं, तो वो ये ना समझें कि उनका रिजल्ट इशू हो जाएगा। सिर्फ उन स्टूडेंट्स का रिजल्ट इशू होगा जो कि यूएमएस के अंदर एनरोल्ड है। जी ये सर। आप बात शेयर कर देंगे तमाम स्टूडेंट्स। ठीक सर। ओके, तो मैं बात कर रहा था ग्रेडियंट की, डेल एफ की। तो डेल एफ का फार्मूला, अगर सिंपल और टू डायमेंशन की बात करूं, तो डेल एफ का फार्मूला इस तरह का होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जे। जे जो है ना, ये डायरेक्शन को बताता है कि एक्स डायरेक्शन के अंदर वाई डायरेक्शन। अब ये जो है ना, ये एट अ टाइम हॉरिजॉन्टल, अब किसी सपोज आप ग्रेडियंट है, ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, जिसका मतलब है आपको इस पॉइंट के अलावा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चेंज उस फंक्शन की पता चल जाती है। अब जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है वो क्या करता है कि किसी पॉइंट के ऊपर आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो वो, और वहां पे एक वेक्टर भी गिवन है, कोई यू वेक्टर, तो क्या करता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस यू वेक्टर की डायरेक्शन में आपको चेंज बताता है, यानी जो वेक्टर गिवन होगा उसी की डायरेक्शन में वो चेंज को बताएगा। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव और ग्रेडियंट में ये मेन डिफरेंस है। बात समझ आ गई है जी, या कोई और सर क्वेश्चन आप? एक्सक्यूज मी सर। यस सर सर ये जैसे जो सर ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, जी जी। सर इसका जो फॉर्मूला था उसमें था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, लेकिन हमने जब वो प्रॉब्लम सॉल्व की तो हमने बाकी तो सारा काम किया, लेकिन हमने लिमिट पुट नहीं की। वो क्यों नहीं की? लिमिट पुट नहीं की इसलिए कि लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो का मतलब है कि वेरी स्मॉल एस। ठीक हो गया जी। यस सर। तो यस सर। उसमें दोनों ऑप्शन हो सकते हैं कि या तो एस आप बहुत स्मॉल चूज कर लें, जैसे आपने हमने एक एग्जांपल में देखा था, तो उसमें हमने एक एस जो है ना वो 0.01 चूज किया, फिर 0.001 चूज किया, फिर और स्मॉल चूज किया। तो हमने देखा कि जो जो हम स्मॉल चूज करते जाते हैं, तो वो यस हमारे सर। पास एक एक किसी समझो कि कन्वर्जेंट वे की तरफ हमारे पास एक आंसर आना शुरू हो जाता है। किसी एक पॉइंट पे पहले थोड़ा एरर होगा, फिर थोड़ा एरर और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा। ठीक है। यस सर। अब अगर नेक्स्ट केस में आप सपोज लिमिट अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। आप एस को एस ही रखें, एस की वैल्यू ना पुट करें, एस को एज इट इज रखें, उसको पहले सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा सारे का सारा एस में। क्योंकि बाकी एक्स और वाई की जगह तो आप वैल्यू पुट कर देंगे ना, क्योंकि जब आप भी वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव पॉइंट फाइंड करते हैं तो वो किसी पॉइंट पे फाइंड करेंगे ना। यस सर। ठीक है। तो बाकी सिर्फ एस ही रह जाएगा, तो उस एस के ऊपर आप एट द एंड लिमिट अप्लाई कर दें। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो उसमें और वो एक्यूरेट हो जाएगा, क्योंकि जब आप कहते हैं ना एस अप्रोचेस टू जीरो, इसका मतलब है कि आपने एस हो सकता है 0.00001 चूज किया हो, बहुत स्मॉल चूज यस किया सर। हो, यस तो सर। वो भी चूज किया जा सकता है। ओके सर। और कोई किसी क्वेश्चन अक्सा? सर ये जो हमारे पास बुक में डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला लिखा हुआ है, ये टू जी जी वेरिएबल्स का फार्मूला है ना। अगर हमारे पास क्वेश्चन में थ्री वेरिएबल्स गिवन हो, तो हम इसी में थर्ड वेरिएबल वाला ऐड करेंगे। जैसे अब एफ बिल्कुल एक्स यू वन है प्लस एफ वाई यू टू है, तो इसी में हम एफ जेड यू थ्री कर लेंगे। बिल्कुल जी, ऐसा ही है, बिल्कुल यही है। आपके पास जब थ्री वेरिएबल होगा तो आपके पास डेल है, क्योंकि इन शॉर्ट, एक मिनट मैं पहले आपको बता दूं कि आज वाले लेक्चर में उस तरह की, जी वो जो आप चीज पूछ रहे हैं ना वो आज वाले लेक्चर में मौजूद है वैसे, तो वो आज वाले लेक्चर में डिस्कस हो जाएगी थ्री वेरिएबल के लिए भी।
जरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं ना, तो आपके साथ साथ जो क्वेश्चंस आपके जहन में आ रहे हैं वो आप पूछते जाएं, ठीक है। जैसे ये आपने अच्छा किया बहुत कि आपने एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव और ग्रेडियंट के बारे में पूछ लिया। अब यहाँ पे फर्दर उसी कंसेप्ट को आज और लिंक होगा, यानी आज आज थोड़ा सा मे भी आप और पजल हो जाएं, ठीक है। लेकिन पजल नहीं होना, आपने इन चीज़ों को बिल्कुल सेपरेट सेपरेट लेके चलना है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव और ग्रेडियंट दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ग्रेडियंट जो होता है वो हमेशा किसी वेक्टर की डायरेक्शन में फाइंड किया जाता है, जबकि जो ग्रेडियंट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चेंज देगा आपको। तो जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है वो किसी वेक्टर की डायरेक्शन में फाइंड किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और थ्योरम है, इससे फर्दर आपको कुछ और चीजें क्लियर होंगी। वो ये है कि लेट एफ बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल दैट इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट पी, कोई भी पॉइंट है जिसके ऊपर डिफरेंशिएबल है। अब वो कहता है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी यू एफ मीन्स के डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ इन द डायरेक्शन ऑफ यू, ये जो नीचे यू लिखा होता है ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, कौन से वेक्टर के, और एट पॉइंट पी। तो कहता है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ यू एट पॉइंट पी इज डेल एफ मॉड डेल एफ नॉर्म। तो यहाँ से आपको एक और बात यानी पता चलेगी कि आपके पास जो मैक्सिमम चेंज होती है किसी भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में, वो तो एक तो वो, और दूसरी बात मैं भी बता देता हूँ, फिर इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। एक तो मैक्सिमम वैल्यू डेल एफ नॉर्म होगी, और द मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एफ एट पॉइंट पी अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डेल एफ। तो मैक्सिमम जो चेंज होगी वो डेल एफ की डायरेक्शन में होगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो डेल एफ ही होगी। ये दो बातें हैं जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव और ग्रेडियंट को और लिंक आपस में लिंक कर रही हैं। अब पहले तो मुझे बताएं कि ये बात आपको थोड़ी क्लियर हुई है कि नहीं हुई? सर ये जो डबल मॉड है ये रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहा है इसकी ग्रेडियंट की। जी आवाज आ रही है आपको? जी सर मैं पूछ रहा हूँ ये जो डबल मॉड है ये रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहा है ग्रेडियंट की। ये नॉर्म को शो करता है। नॉर्म एक्चुअली जनरलाइज्ड टर्म है। अगर वन डायमेंशन में बात करें तो नॉर्म एब्सोल्यूट है, अगर टू डायमेंशन में बात करें तो नॉर्म जो है वो डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है जी। तो ये नॉर्म है, हर स्पेस के अंदर इस नॉर्म को डिफरेंट वे से डिफाइन किया जाता है। आप कौन सी स्पेस कंसीडर कर रहे हैं, रियल नंबर कंसीडर कर रहे हैं, R2 स्पेस है, R3 है। तो हम क्योंकि जब बात करते हैं R2 की, तो ये समझ लें कि आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना दो उसकी मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे लफ्जों में, यानी उसका क्योंकि जब वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर का नाम का मतलब है कि वेक्टर के अंदर आपके पास एक्स डायरेक्शन में भी कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि डेल एफ एक वेक्टर है इटसेल्फ, ठीक है। तो इसमें डेल एफ एफ आई और एफ एक्स आई और प्लस एफ वाई जे के कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड हम देंगे, नाम का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। और कोई बात? ये जो बात मैंने अभी बोली है ये आपको समझ आ गई है? मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे ये बताएं कि डी यू एफ का फार्मूला क्या होता है। फाइनल फार्मूला डी यू एफ का हमने क्या पढ़ा था? ग्रेडियंट एफ डॉट यू, ये जी क्या बात, ग्रेडियंट एफ डॉट यू, वेरी गुड। ये हमने एट द एंड एक शॉर्ट सा फार्मूला पढ़ा था। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लोर करूं, इसको मैं ओपन करूं, तो ये आपके पास यू भी एक वेक्टर है, ग्रेडियंट एफ भी एक वेक्टर है, और ये डॉट इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि हमने पहले बात की थी। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट को अगर ओपन किया जाए तो ये बन जाता है डेल एफ, ठीक है जी, का मैग्नीट्यूड, यू का मैग्नीट्यूड, और आपने पढ़ा था ना ए डॉट बी का फार्मूला, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा, ये कॉज ऑफ थीटा बन जाएगा इनटू कॉज ऑफ थीटा। ठीक होगी बात?
अब जो u है ना, u का मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा, क्योंकि u यहाँ पे यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हम जो u यहाँ पे कंसीडर करते हैं वो यूनिट वेक्टर होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया। जब ये 1 हो गया तो आपके पास पीछे जो वैल्यूज बच गई वो डेल एफ का मैग्नीट्यूड बच गया इनटू कॉज ऑफ थीटा बच गया। अब यहाँ पे फर्दर आपको पता है कि थीटा की वैल्यूज यहाँ पे डिफरेंट हो सकती हैं, -1 से 1 के दरमियान कोई वैल्यू भी हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कहाँ पे आएगी? जब थीटा cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आप चूज करेंगे, यानी cos थीटा अगर -1 चूज करेंगे तो ये तो मिनिमम वैल्यू है थीटा cos थीटा की, तो ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस डेल एफ। इसका मतलब cos थीटा अगर हम मैक्सिमम +1 चूज करें, क्योंकि +1 ही हम मैक्सिमम चूज कर सकते हैं, तो उस केस में आपके पास जो डेल एफ जो अगर 1 चूज करेंगे तो आखिर में जो वैल्यू बचेगी वो डेल एफ का मैग्नीट्यूड बच जाएगा। तो इट्स मीन कि ये किस सूरत में डेल एफ का मैग्नीट्यूड है? जहां पे आपने मैक्सिमम वैल्यू इसकी चूज की, यानी हमने यहाँ पे रिलेशन जो हमारे पास बना उसमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें पता था कि cos मैक्सिमम 1 नहीं हो सकता, इससे ग्रेटर तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए जब हमारे 1 वैल्यू पुट की तो पता ये चला कि ये तो आपके पास जो ग्रेडियंट f है इसकी वैल्यू मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू डेल एफ का मैग्नीट्यूड ही होगी। ये बात समझ आ गई है पहले वाले पॉइंट की? यस सर। अब सेकंड पॉइंट, मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एफ अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डेल एफ। अब यहाँ पे हमने पता है कि मैक्सिमम वैल्यू जो होगी डेल एफ ही होगी, तो ये डेल एफ किस केस में आ रही थी मैक्सिमम वैल्यू? ये केस में आ रही थी जब cos थीटा हमने 1 कंसीडर किया, cos थीटा 1 कंसीडर किया तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी। तो अब आपसे अगली बात अगर कोई पूछे कि ये बताएं कि cos थीटा 1 कब होता है, तो आप कहेंगे cos थीटा 1 तब होता है कि जब थीटा 0 हो, जब थीटा 2 पाई हो, जब थीटा 4 पाई हो। तो इसका मतलब है कि ये तमाम वो केसेस बनते हैं जिसमें आपके पास, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 है। थीटा 0 का मतलब क्या है कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो दो वेक्टर्स आपने कंसीडर किए हैं डेल एफ और डॉट यू, क्योंकि आपने ए डॉट बी को जब आप ओपन करते हैं, मैं यहाँ पे आपको ना फर्दर थोड़ी सी चीज और समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आप ए डॉट बी को ओपन करते हैं तो ए डॉट बी का फार्मूला होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी कॉज ऑफ थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा ए और बी के दरमियान एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे आप ये जो एंगल है आप 0 कंसीडर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों वेक्टर हैं इनके दरमियान एंगल 0 है। 0 का मतलब एक वेक्टर अगर ये ए है तो दूसरा वेक्टर जो बी होगा वो भी यही होगा, क्योंकि एक ही वेक्टर के दरमियान एंगल, क्योंकि दूसरा वेक्टर कंसीडर करेंगे डिफरेंट देन ए, तो इट्स मीन कि फिर कोई ना कोई मिनिमम एंगल तो जनरेट होगा ना, चाहे वो 1 डिग्री का हो या 2 डिग्री का हो। लेकिन एक वेक्टर ए है उसी के ऊपर दूसरा वेक्टर बी है, तो इट्स मीन कि दोनों वेक्टर सेम है, तभी तो उनके दरमियान एंगल 0 है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो डेल एफ है, यानी मैक्सिमम वैल्यू हमने कहा कि cos थीटा 1 पे मिलती है, हमने कहा cos थीटा 1 तो 0 पे होगा। 0 का मतलब है कि डेल एफ की अगर डेल एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो उस सूरत में आपको पास मैक्सिमम चेंज मिलती है। तो ये दूसरी बात आपको ये कह रहा है कि मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एफ एट पी अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डेल एफ। तो ये दूसरी बात है जो ये सारे इस रिजल्ट से हमें मिलती है। क्लियर? एनी क्वेश्चन? सर सेकंड पॉइंट अगेन एक दफा कर दें, एक्सप्लेन। जो सेकंड पॉइंट है आपके पास, मैंने कहा कि आप कहते हैं मैक्सिमम चेंज जो है वो डेल एफ है, जो मैक्सिमम चेंज होगी वो डेल एफ के मैग्नीट्यूड है। तो हमने कहा डेल एफ का मैग्नीट्यूड तो तब आता है कि जब थीटा 0 हो। तो थीटा 0 कब होता है? कि जब दोनों वेक्टर सेम हो, यानी दो एंगल के दरमियान, आप दो वेक्टर्स के दरमियान आप कहते हैं थीटा 0 है, एंगल 0 है, तो उसका क्या मतलब है? कि वो दोनों सेम है और एक ही डायरेक्शन में है। बात समझ रहे हैं?
यानी एक ही डायरेक्शन में है, दूसरे लफ्ज में आप कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू जो डेल एफ मिल रही है वो डेल एफ की डायरेक्शन में ही मिल रही है। तो ये दूसरा पॉइंट था कि आपके पास मैक्सिमम जो इंक्रीज है वो इन द डायरेक्शन ऑफ डेल एफ ही होगी। ओके, एंड द सेकंड वन इज, और जो मिनिमम, फिर इसका मतलब वैल्यू क्या होगी, वही सेम रिलेशन बनेगा आखिर में cos थीटा जो बना, cos थीटा 1 हुआ तो मैक्सिमम इंक्रीज, और अगर cos थीटा आपके पास -1 हुआ तो इट्स मींस के मिनिमम इंक्रीज। -1 तो ये आपके पास माइनस के साथ मिनिमम इंक्रीज है, और इसका मतलब है कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप डेल एफ की डायरेक्शन में जाएंगे तो मैक्सिमम इंक्रीज मिलेगी। माइनस डेल एफ की डायरेक्शन, माइनस डेल एफ का मतलब है वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई है ना, जब किसी वेक्टर से माइनस मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसका मतलब है कि उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो माइनस डेल एफ की डायरेक्शन में आपको मिनिमम इंक्रीज मिलेगी। तो ये दोनों लिंक्ड हैं आपस में। डेल एफ की डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वो डेल एफ का मैग्नीट्यूड होगा, और जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो मैक्सिमम मिनिमम जो वैल्यू होगी वो माइनस डेल एफ का मैग्नीट्यूड होगी, और उसका जो मिनिमम वैल्यू किस डायरेक्शन में होगी, उसकी जो मिनिमम डायरेक्शन है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी माइनस डेल एफ की डायरेक्शन में उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो ये जस्ट अगर आपको ये ऊपर वाली समझ आ गई बात, तो ये सिंपल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाली बात आ गई कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मिनिमम वैल्यू आएगी। यहाँ पे कोई बात अगर किसी ने पूछनी है, क्लियर है जी? सर इसकी मिनिमम जो वैल्यू है 0 नहीं हो सकती? 0 से देखो ना, 0 तो आपके पास सेंटर में है ना, अगर 0 से नेगेटिव की तरफ भी चली गई तो फिर यानी वेक्टर के केस में देखे ना आप, हम वैल्यू की केस में बात कर रहे हैं, वेक्टर की केस में नेगेटिव जो चीज है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ये माइनस डेल एफ का मतलब है कि इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डेल एफ। ठीक है क्या जी? अब ये जो नेगेटिव वैल्यू, ये वैल्यू है, इट इज नॉट द वेक्टर। ये डेल एफ का मैग्नीट्यूड जो होगा ना वो अगेन वेक्टर नहीं रहेगा, बल्कि वो तो कोई वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 10 हो सकती है। तो अब आपके पास उसके साथ, उसी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब वो -10 हो जाएगी। तो 0 से भी तो सर यस सर इसकी वैल्यू अगर 0 होती है तो ये एक ही डायरेक्शन में दोनों वेक्टर शो होंगे, और अगर पॉजिटिव होती है तो दोनों अपोजिट हो जाएंगे। यही अगर आपके पास इसकी वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब वो जो दोनों वेक्टर्स होंगे वो ऑर्थोगोनल होंगे। यानी डेल एफ जिस डायरेक्शन, यानी आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो फाइंड करना चाह रहे हैं वो जिस वेक्टर की डायरेक्शन में फाइंड करना चाह रहे हैं वो वेक्टर ग्रेडियंट एफ के ऑर्थोगोनल है, क्योंकि दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। 0 का मतलब है कि दे हैव 90 डिग्री बिटवीन देम, क्योंकि cos 90 पे वो 0 होता है। सर ये आपने क्या वर्ड बोला था? कौन से वाला? ये भी दो वेक्टर क्या होंगे? तो ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर जिसे आप बोलते हैं। सही ठीक है, ओके, क्लियर जी सर। यस सर। नेक्स्ट है आपके पास फंक्शन गिवन है, कहता फाइंड द डायरेक्शन इन विच एफ इंक्रीजेस मोस्ट रैपिडली। वो डायरेक्शन फाइंड करें जिसमें एफ मोस्ट रैपिडली इंक्रीज होता है एट पॉइंट 1 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंक्रीज एट पॉइंट पी। तो ये बात तो अब आपको समझ आ गई होगी कि अगर आप किसी एफ की डायरेक्शन चेंज फाइंड करना चाहते हैं किसी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो उसको हम कहते हैं ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। तो इट्स मीन आपने फाइंड द डायरेक्शन। अब यहाँ पे वो कहता है कि डायरेक्शन फाइंड करें जिसमें चेंज जिसकी डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज होगी। तो वो भी हम एक थ्योरम पढ़ के आए हैं, हमने पढ़ा था कि अगर आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन का इन द डायरेक्शन ऑफ डेल एफ यानी ग्रेडियंट एफ, तो यू विल फाइंड द मैक्सिमम चेंज। तो यहाँ से उस थ्योरम को अगर हम अप्लाई करें तो इट्स मीन इस फंक्शन का जो ग्रेडियंट एफ होगा वो वेक्टर होगा जिसके डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज मिलेगी।
तो अगर आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट एफ फाइंड करें तो दैट देन यू विल गेट द मैक्सिमम चेंज। बात समझ आ गई है? अब इसको देखते हैं सोल्यूशन इसका। ये आपके पास फंक्शन था, इस फंक्शन का डेल एफ फाइंड किया, डेल एफ एट पॉइंट पी फाइंड किया, तो ये आपके पास एक वेक्टर मिल गया डेल एफ एट पॉइंट पी। तो इसका मतलब ये जो वेक्टर होगा ये कौन सा वेक्टर है? ये वो वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन में, यानी इसका फर्दर आप जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जाहिर बात है इसका आपने यूनिट वेक्टर बना लेना है, लेकिन उससे पहले जस्ट हमने वेक्टर मेंशन करना है। हमने आगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट नहीं करना, हमने जस्ट वो डायरेक्शन बतानी है, फाइंड द डायरेक्शन। इसका मतलब है कि ये डेल एफ एक ऐसा वेक्टर है कि जिसकी डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज मिलेगी। कैसे पता चला? जो हमने थ्योरम पीछे स्टडी किया, वो थ्योरम ये कह रहा था कि अगर आपके पास किसी फंक्शन की किसी डायरेक्शन में चेंज फाइंड करनी और वो मैक्सिमम चेंज हो तो वो जो डायरेक्शन होगी वो डेल एफ की डायरेक्शन होगी। ठीक है जी, जिस फाइनल हो चुका कि डेल एफ की डायरेक्शन में हमेशा मैक्सिमम चेंज होगी, और वो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी यानी मैक्सिमम जो इंक्रीज आएगी, मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज होगा, जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो डेल एफ का मैग्नीट्यूड ही होगी। तो ये आपने पहले पॉइंट पे उसकी वेक्टर बता दिया कि ये जी इस वेक्टर की डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज आएगी, और दूसरे पॉइंट में इसी का आपने यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड किया तो आपको वैल्यू मिल गई 2.2, दैट इज द मैक्सिमम चेंज, मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज एट पॉइंट पी आपको मिल गया। ठीक है जी। अब ग्राफिकली वो कहता है कि ये चीज कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, तो ग्राफिकली आप याद रखें कि जो मैक्सिमम चेंज होती है वो कैसे रिप्रेजेंट होती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से ये समझाता हूँ कि आपके पास अगर एक इस तरह की स्लोप है, जस्ट लाइक दिस, कि आपके पास ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और आपके पास ये स्लोप है ये वाली। ठीक है जी। उसके बाद एक स्लोप ये है, अगेन एक स्लोप इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के करस्पॉन्डिंग एक स्लोप ये है, और एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन के करस्पॉन्डिंग सपोज एक स्लोप ये है। ठीक है जी। ये सपोज एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी ये आपके पास एक स्लोप आ गई, दूसरी स्लोप ये आ गई, तीसरी स्लोप ये आ गई। अब मुझे इनमें से बताएं कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इन तीनों में से जो 3 स्लोप्स बनी है इनमें से किस स्लोप में चेंज, रैपिड चेंज आ रही है? थर्ड में जी, थर्ड में आई। थर्ड में आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे इंक्रीज, रैपिड इंक्रीज हो रही है, यानी एक्स चेंज होने के साथ साथ वाई में चेंज ज्यादा आ रही है। ऐसे ही कहते हैं ना, रैपिड इंक्रीज का मतलब होता है कि आप थोड़ा सा एक्स चेंज करें तो वाई के अंदर मैक्सिमम चेंज आ रही है, दैट इज कॉल्ड द रैपिड चेंज। इसको कहते हैं ये स्टीप, ये ज्यादा स्टीप है। स्टीप का मतलब है इसमें इंक्लिनेशन ज्यादा है, ये कम स्टीप है, ये उससे कम स्टीप है। अब अगर यही चीज बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन के बिल्कुल करीब आ जाए तो इसका मतलब इसमें चेंज बहुत कम आ रही है, आस्ते आस्ते चेंज आ रही है, आस्ते आस्ते ऊपर वाई की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो वाई में चेंज हो रही है वो बहुत स्मॉल है। सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे है सरफेस के ऊपर, कि जिस पॉइंट के ऊपर अगर आप एक समझ लें कि एक जो कर्व बनती है, क्योंकि ये जो सरफेसेस हैं ये क्या है कि ये बहुत सारी कर्व्स की कलेक्शन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स। तो जिस पॉइंट के ऊपर आप चेंज फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर वो जो कर्व के अंदर चेंज आ रही है वो अगर स्टीप कर्व है, यानी ये आपको अगर यही मैं स्टीप कर्व की बात अगर मैं यहाँ पे शो करूँ कि ये सपोज आपके पास इस तरह का एक बन रहा है और एक इस तरह की शेप बन रही है। ठीक है जी। अब इसमें जो कर्व की चेंज आ रही है वो एज कंपेयर टू दिस, इसमें चेंज कम है, इसमें चेंज ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर स्टीप प्रोड्यूस हो रही है। जो आप इसको अलोंग एक्स एक्सिस वाई को जब जज करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर चेंज मैक्सिमम है एज कंपेयर टू दिस शेप, क्योंकि इसमें उसकी जो अंदर चेंज आ रही है वो बड़ी स्मूथ सी आस्ता आस्ता वो चेंज हो रही है, ये यकदम चेंज हो रही है। इस चेंज को हम कहते हैं स्टीप चेंज। तो अगर आपके पास अब सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट पे उस जो कर्व क्रिएट हो रही है, जो वो अगर आपके पास कर्व स्टीप है, यानी सबसे ज्यादा स्टीप है, तो इसका मतलब आप कहेंगे ये मैक्सिमम चेंज है। अब डायरेक्ट डेरिवेटिव, ये जो आपके पास ग्रेडियंट एफ क्या होता है कि ग्रेडियंट एफ जैसे कि हमने पढ़ा है
कि ये मैक्सिमम या रैपिड चेंज देता है, तो इट्स मींस कि ग्रेडियंट एफ जो होगा वो हमेशा उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपके पास स्टीप डायरेक्शन मिलेगी। जैसे आप अगर यहाँ पे इस फिगर में शो करें तो इसमें इस तरफ भी जो कर्व्स थी उनके तरह जो है चेंज थी वो बहुत थोड़ी थी, लेकिन इस डायरेक्शन में चेंज शार्प चेंज आ रही है एज कंपेयर टू दिस डायरेक्शन। तो हमेशा ग्रेडियंट एफ उस डायरेक्शन में होगा, डेल एफ जिसे कहेंगे, कि जिस डायरेक्शन में स्टीप ग्राफिकली हम कहेंगे कि स्टीप प्रोड्यूस हो रही है। तो यही बात उसने ग्राफिकली यहाँ पे मेंशन किया है। द ग्राफ एस ऑफ एफ एन elliptic paraboloid, the point P and the del F at point P are shown in xy plane. The point on S corresponding to point P is, इस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास यानी P पॉइंट के ऊपर जो आपके पास सरफेस के ऊपर जो पॉइंट बनता है वो Q12, और ये जो तीसरा Z का पॉइंट है ना, ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट करके x और y की Z का पॉइंट आ जाएगा। Q124 ये वो पॉइंट है। If a variable point in the xy plane moves through point P in the direction of del f, the corresponding point in the graph moves along the curve of the steepest ascent on the paraboloid. यानी स्टीपेस्ट आपके पास जो पाथ बनता है ये वो पाथ होता है कि जिस पाथ यानी जिसकी डायरेक्शन में आप ग्रेडियंट एफ कैलकुलेट करते हैं। दूसरे लफ्जों में ग्रेडियंट एफ हमेशा उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में आपका स्टीप पाथ होगा। क्योंकि स्टीप पाथ होगा तो इसका मतलब है आपको डेल एफ की डायरेक्शन में रैपिड चेंज मिलेगी। तो ये आपके पास यानी इसका समझने कि ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन है कि ग्राफिकली आप ग्रेडियंट एफ को कैसे जज करते हैं। तो ये ग्राफिकली ग्रेडियंट एफ जो होगा वो उस पाथ पे होगा जिस पाथ पे रैपिड चेंज आ रही होगी उस सरफेस में। बात क्लियर हुई है कुछ? जी बच्चों, आवाज आ रही है आपको? जी सर। वेरी गुड। अब आपके पास इस तरह जिस तरह एक स्टूडेंट ने पूछा था 3 वेरिएबल के लिहाज से, तो ये 3 वेरिएबल के लिहाज से डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, ये 3 वेरिएबल के लिहाज से ग्रेडियंट का फार्मूला है, और ये 3 वेरिएबल के लिहाज से ग्रेडियंट का फार्मूला शॉर्ट फार्मूला जिसे कहेंगे। इसमें जस्ट फर्क क्या पड़ा कि जहाँ पे एक्स वाई था वहाँ पे एक्स वाई जेड आ गया, जहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई जे और था वहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू जेड के आ गया, और कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव में एफ एक्स यू वन प्लस एफ वाई यू टू था वहाँ पे फर्दर एक एफ एक्स यू थ्री भी आ गया प्लस के साथ, यानी आपके पास यहाँ पे फार्मूला वही बना डेल एफ डॉट यू, जस्ट एफ के अंदर जो था ना यानी समझ लें कि एक और वेरिएबल z इन्वॉल्व हो गया। तो जब z इन्वॉल्व हुआ तो उसका z के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व हो गए, यानी z के रिस्पेक्ट से फिर k डायरेक्शन वाला एक और कंपोनेंट भी इन्वॉल्व हो गया, i along x axis, j along y axis and k along z axis। तो सेम यही प्रोसीजर सारा रिपीट होगा फॉर 3 वेरिएबल। आपके पास एक फंक्शन है उसके अंदर 3 वेरिएबल x y z पड़े हैं, इसका आपने अगर ग्रेडियंट फाइंड करना है तो वही दिस टाइम यू विल फाइंड 3 पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x y एंड z। अगर किसी पॉइंट पे फाइंड करना है तो जस्ट x y z की जगह वो जो पॉइंट है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पॉइंट 1 3 -2 है तो हम 1 3 -2 x y z की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसी तरह वही तरीका है। अगर आपने ग्रेडियंट f फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो u वेक्टर आएगा वो भी 3 कंपोनेंट्स में आएगा। जैसे यहाँ पे a वेक्टर है, अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ a फाइंड करना है तो a में i माइनस j प्लस k 3 है। अब पहले तो आपने अगर इस डायरेक्शन में फाइंड करना है डायरेक्शन डेरिवेटिव तो दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, तो पहले a वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर बना लेंगे। जब a वेक्टर यूनिट वेक्टर बन जाएगा तो देन आप डेल f यानी ग्रेडियंट f की यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो सेम यही प्रोसीजर अगर आप देखें तो अडॉप्ट किया गया है। यहाँ पे f की जगह t था तो डेल t एट पॉइंट p डॉट u, तो u व्हाट इज u, u इज अ यूनिट वेक्टर, ये इसको यूनिट बना लिया गया उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो एट द एंड आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। फिर आपसे वही क्वेश्चन अगेन पूछा जा सकता है कि आप वो वाली डायरेक्शन बताएं जिसकी डायरेक्शन में आपके पास मैक्सिमम चेंज आएगी। तो यू नो दैट मैक्सिमम चेंज होती है या रैपिड चेंज जैसे कहते हैं वो डेल
डेल टी की डायरेक्शन में ही होगी, क्योंकि यहाँ पे टी जो है वो फंक्शन है, ठीक है जी। और उसकी जो मैक्सिमम चेंज होगी क्या, वही डेल टी का मैग्नीट्यूड जो होगा उसकी मैक्सिमम चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये एज इट इज आपके पास फ्री वेरिएबल के लिए उसी तरह है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक छोटी सी बात है, ये आपने स्टडी करनी है। नेक्स्ट अभी आपकी क्लास होगी कोई? जी सर बस ये आखिरी एग्जांपल है, ठीक है ना, इसको आपने अटेम्प्ट करना है। ये एग्जांपल मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। वो कहता है कि आपके पास फिजिक्स के अंदर एक यूज होता है फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन जो है उसका जो फार्मूला है मैथमेटिकली वो ये है, Q इज इक्वल टू के डेल टी डॉट एन। अब Q के क्या है, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। डेल टी क्या है, दैट इज द ग्रेडियंट ऑफ टी, टी मींस टेम्परेचर। और डॉट एन, एन क्या है आपके पास, एन जो है वो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है जी, जिसकी डायरेक्शन में आप चेंज फाइंड कर रहे हैं। तो अगर तो डेल डॉट, अगर आपके पास इन दो की प्रोडक्ट जीरो हो जाए, यानी नीचे वो बात जो लिखता है, जो इम्पोर्टेंट बात है जो आगे एग्जांपल में है, अगर आप कहते हैं कि ये जो क्यू है, यानी आपके पास हीट फ्लक्स है, दूसरे लफ्जों में अगर ये जीरो हो जाए तो इसका मतलब है डेल टी डॉट एन जो होगा वो जीरो होगा। डेल टी डॉट एन जीरो होने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर का ग्रेडियंट डेल टी और एन की जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो है। तो इट्स मीन कि ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर एंड द एन, ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है कि अगर एक वेक्टर यूं इस तरफ मूव कर रहा है तो उसकी ऑपोजिट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये दूसरा वेक्टर होगा। इसको नॉर्मल वेक्टर भी बोलते हैं, एन को। नॉर्मल वेक्टर वो वेक्टर होता है जो उस दूसरे वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर वेक्टर भी बोला जाता है, नॉर्मल वेक्टर भी बोला जाता है इसको, ठीक है जी। तो ये आपके पास डेल टी, सपोज अगर ये जो वेक्टर है ये इस डायरेक्शन में है इस तरह, तो इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, क्योंकि डेल टी जो होगी आपके पास ये सरफेस चेंज को बताता है, तो सरफेस चेंज इस तरह की होगी, यानी ग्रेडियंट जो है ना वो इस सरफेस के अंदर अगर सपोज बता रहा है इसकी, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा दैट विल बी द वेक्टर एन, दैट इज द नॉर्मल वेक्टर। ठीक होगी बात। अब वो कहता है कि एग्जांपल में जो फर्दर आगे उस पूछ रहा है कि आपने ये टेम्परेचर दे दिया, लेट आर बी द रेक्टेंगुलर रीजन, इस तरह का कोई रेक्टेंगुलर रीजन है, ठीक है जी, उसका एक्स-वाई प्लेन में, और टी कोई जो है वो टेम्परेचर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके दो एजेस हैं, एक एज बी सी जो है, ये वाला बी सी, और ए बी, ये दोनों इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का क्या मतलब होता है, एक तो होता है आपके पास उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। कंडक्टर वो होता है कि जिसमें से हीट या इलेक्ट्रिक करंट वो पास हो सके, यानी कि जो हीट को कंडक्ट करता है, जैसे आपके पास आयरन वगैरह हो गए, ये कंडक्टर्स है, ठीक है जी। अब इंसुलेटर क्या होता है कि ये वो मटेरियल्स होते हैं जो हीट को पास नहीं होने देते, जस्ट लाइक आप कह लें कि जिस तरह वुड हो गई या पेपर हो या इस तरह की चीजें हैं, ये हीट इसके अंदर हीट ट्रैवल नहीं कर सकती, तो दीज आर इंसुलेटर। तो वो इसने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया, उसमें से दो जो साइड्स हैं वो इंसुलेटेड साइड्स ले ली। अब दो साइड्स इंसुलेटेड का मतलब क्या है कि हीट इनमें से पास नहीं हो रही। हीट इनमें से पास नहीं हो रही का मतलब क्या होगा कि अगर हम ग्रेडियंट का इनकी डायरेक्शन में जो नॉर्मल वेक्टर है, जैसे आप ये एक्स डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल वेक्टर आई होगा, ये वाई डायरेक्शन में आपके पास जो नॉर्मल वेक्टर है वो जे बनेगा, क्योंकि ये सरफेस है ए बी, ये सरफेस है, इसके नॉर्मल ये वाला वेक्टर बनेगा। तो ए बी सरफेस के जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो जे वेक्टर होगा। ये बी सी सरफेस है, ठीक है जी, इसके नॉर्मल वेक्टर जारी बात है इस डायरेक्शन में होगा तो वो एक्स डायरेक्शन में होगा, तो एक्स डायरेक्शन में जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो आई होता है। नॉर्मल वेक्टर क्योंकि यूनिट वेक्टर होता है, तो हाँ ये हमें अंडरस्टूड है कि आई एक्स की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा आई होता है जो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो वाई की डायरेक्शन में जे। इसका मतलब है अगर डेल डॉट आई के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो जीरो आएगी, बिकॉज वी नो दैट कि अगर कोई चीज हीट ट्रांसफर नहीं हो रही
सरफेस इंसुलेटेड है तो इसका मतलब है ग्रेडियंट की नॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी। जीरो का मतलब है कि नो हीट फ्लक्स, नो हीट इज क्रॉसिंग थ्रू दैट रीजन। तो आई डेल डॉट टी का हमने डेल टी का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट ली तो जीरो आ गई, तो यहाँ से कैलकुलेशन की तो पता चला कि ये तो पार्शियल डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू टी वो जीरो आ रहा है। ठीक है जी, यानी और दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि अगर इसी तरह आप इस डायरेक्शन में यानी पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो आ रहा है, मींस कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आई की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रही। चेंज नहीं आ रही मतलब टेम्परेचर के अंदर चेंज नहीं आ रही, मींस टेम्परेचर आपके पास आउटसाइड नहीं जा रहा, जस्ट फिक्स है। यानी ये जो साइड है इसके अंदर टेम्परेचर पास नहीं हो रहा। जैसे जाहिर बात है टेम्परेचर पास होगा तो टेम्परेचर के अंदर चेंज आएगी ना। यानी टेम्परेचर समझ लें कि एक सरफेस से दूसरी सरफेस में मुंतकिल होता है तो आपके पास जो टेम्परेचर के अंदर आप चेंज मेजर कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रुक गया उधर उधर टेम्परेचर ब्लॉक हो गया तो इसका मतलब टेम्परेचर के अंदर चेंज खत्म हो गई। इसी तरह ये जो आपके पास अगर डेल टी की जे के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जे मींस कि इस डायरेक्शन में अगर वो इक्वल टू जीरो आएगी तो इस डायरेक्शन ये बता रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो आपके पास चेंज है वो जीरो है। तो ये जो चीज ये जो आपके पास है एग्जांपल ये बताती है आपके पास कि किस तरह आप किसी भी बाउंड्रीज के ऊपर फ्लक्स वगैरह टेम्परेचर फ्लक्सेस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर फ्लक्सेस यहाँ पे जीरो नहीं होते तो इट्स मीन कि वो आपके पास इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके पास इन डायरेक्शन में चेंजिंग आ रही है, टेम्परेचर जो है वो बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, यानी एक सरफेस से दूसरी सरफेस में मुंतकिल हो रहा है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, इसको आप जरा इसको स्टडी करें, कोई इसमें कंफ्यूजन है तो हम इंशाल्लाह कल इसको डिस्कस करेंगे। जी बच्चों। यस सर, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें उन्होंने वेक्टर नहीं दिया हुआ, वेक्टर की जगह पे उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उसमें हम किस तरह फाइंड करेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव? तो वो जो पॉइंट्स है ना, एक पॉइंट तो वो होगा जिसके ऊपर उन्होंने कहा होगा कि इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करें। यस सर। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये दिया होगा कि इस पॉइंट से उस पॉइंट की डायरेक्शन में फाइंड करें। तो इट्स मीन कि आपके पास उस पॉइंट से उस पॉइंट की मदद से आप एक वेक्टर बना सकते हैं। आपने स्टडी किया था ना कि अगर आपके पास दो पॉइंट दिए हों तो आप उन दोनों पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करें, यानी अगर एक पॉइंट P है Q है तो Q माइनस P करेंगे तो आप देन यू विल गेट अ वेक्टर। P माइनस Q मतलब एक्चुअली वो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P का वो एक फार्मूला होता है जो वेक्टर्स के अंदर आप यूज करते हैं। उस बात की समझ आया ना? यस सर, समझ आ गया उस तरह करके, और फिर हमें हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा। जी वो वेक्टर आएगा, फिर उसको मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, उसे यूनिट वेक्टर बनाएंगे, देन यू कैन प्रोसीड। यस सर, थैंक यू। और बच्चों किसी का क्वेश्चन? सर काइंडली नेक्स्ट तक सिलेबस बता दें। सिलेबस कल इंशाल्लाह, कल क्लास है ना हमारी। जी हफीजुर रहमान जी सर। पूछना चाह रहे हो आप? नहीं सर, कुछ भी नहीं, यही सिलेबस ही पूछना था कितना। कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं। अभी जरा मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है कॉम्प्लेक्स की, बल्कि स्टार्ट हो गई है, मैं तो उधर मूव जी सर, आप लेक्चर्स कुछ पढ़ा रहे हैं या ये बुक्स ही वैसी? ये बुक्स ही हैं, वही बुक है उसी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी बुक पढ़ने की भी आपको आदत पड़ जाए ना तो ये आप समझ लें कि आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो मैं चीजें बताता हूँ ना, ये चीजें बुक्स में भी लिखी हुई हैं, लेकिन सिर्फ सिचुएशंस क्या होते हैं कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा घबरा जाते हैं। बाद दफा वो क्या करेंगे, टॉपिक को स्टडी कर लेंगे, उससे थोड़ी सी डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, तो वो थोड़ी सी नीचे जो पैराग्राफ में डिटेल दी होती है ना, वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर देती है उसके बारे में कि ये ग्रेडियंट एफ क्या है, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है, फिजिकली ये किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह अभी हम आ गए थे ना ग्रेडियंट टी के ऊपर, हमें यही पता चला कि ये तो ग्रेडियंट टी तो टेम्परेचर के ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी टेम्परेचर के अंदर चेंज। जब आप फिजिकली इंडस्ट्रीज वगैरह के प्रॉब्लम उठाएंगे तो वहां पे आपके पास तो मसले ही सारा टेम्परेचर और इन चीजों का है। हम तो जस्ट बात करते हैं फंक्शन की, तो फंक्शन मैथमेटिकली
तो जब वही फंक्शन आप सीख लेते हैं तो वही फंक्शन तो टेम्परेचर भी हो सकता है। वही फंक्शन जो है किसी सरफेस आपके पास, जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी कि एक सपोज सी है, एक लेक है, तो उस लेक की सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट आप मेंशन करें तो वो उसकी डेप्थ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर जो कितनी डेप्थ है, क्या उसमें किस तरह चेंजिंग अकर कर रही है, तो वो सारी चीजें उस यानी उसके ऊपर जो है ना डिस्कस की जा सकती हैं। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह शाम सर चले गए हैं।